देख रहे हैं कि जो लोग भी ओकल होते हैं हुकूमत के खिलाफ में उनके खिलाफ कानून उन पे ईडी के छापे पड़ जाते हैं, उनको सीबीआई की रेड हो जाती है, एनआईए उन पे वो करती है, रेड करती है और उनको जेलों में ढकेल दिया जाता है। यहाँ पर ये लोग यूपी का जहाँ तक मामला है उसमें इन्होंने ये कहा है कि ऐसा कैसे हुआ कि कई प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के रजिस्टर में दाखिल हो गई पर वक्फ के रजिस्टर में नहीं है। और उसमें इस गरीब आदमी को जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1000 या 1200 पड़ना चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसको 2000 2500 तक पड़ता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला इन्वॉल्व। मुंबई के इस्लामी खाने में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एक खास मकसद के तहत मीटिंग रखी गई थी, उसमें शरीक हुए थे। सर आइए, सर आपका आमना सामना मीडिया में इस्तेमाल। शुक्रिया जनाब जी, पहले तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अगराज़ व मकासद क्या है। देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के 5 मकासद हैं संक्षेप में। पहली बात हम ये कहते हैं कि ये पार्टी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाना चाहती है। जब पूरे मुल्क में वैल्यूलेस पॉलिटिक्स हो रही हो तो हम उसमें वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि हम इस मुल्क में एक वेलफेयर स्टेट कायम करें। जब हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है हर सर को छत, हर बदन को लिबास, हर पेट को 2 वक्त की रोटी और हर हाथ को काम, और हर पैदा होने वाले बच्चे को फ्री और कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं सोसाइटी में उसका की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चौथी बात हम ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। और पांचवी बात हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में किसी एक ज़बान के बोलने वाले, किसी एक मजहब के बोलने वाले पे अमल करने वाले और किसी एक कल्चर को पे रहने वाले लोग नहीं है। ये मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, तो यहाँ पर कल्चरल फ्रेंडलिज्म होना चाहिए। ये 5 बातें हैं जो इख्तिसार के साथ में हमारे पार्टी की पहचान है। सर, ये जो आपने 5 चीज़ें बताई जो बुनियादी उसूल पर जिस पर पार्टी काम करना चाहती है, ये जो सारी सेकुलर पार्टी और सभी की मकासद है वो भी यही कहते हैं, क्या फर्क है? फर्क सिर्फ ये है हमारे इसमें कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कभी भी ऐसी बातें न कही हैं जिस पर हम अमल पैरा नहीं है। हमारी पार्टी 11 साल कंप्लीट कर चुकी है। आप कोई एक फर्द भी हमारी पार्टी में पूरे मुल्क में ऐसा नहीं बता सकते जो वैल्यूज से उसने कम्प्रोमाइज़ किया। कोई करप्ट, कोई क्रिमिनल, कोई कम्युनल, कोई अपॉर्चुनिस्ट हमारी पार्टी में दाखिल नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि हमने अभी आपने हमारे आखिर सब तकरीर में सुना कि हमने केरला में लैंडलेस लोगों के लिए एक एजुकेशन चलाया था और हुकूमत को मजबूर करके कानून बनवाया, और वो कानून बना और 3 सेंट ज़मीन हर ऐसे आदमी को जो बीपीएल लेवल पे हो और जिस पास ज़मीन ना हो उसको देने का फैसला किया। ऐसे कई फैसले हमने करवाए। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि जाहिर है कि जब तक हम पावर में नहीं आएंगे तो बाकी बातों पर अमल नहीं हो सकता। तो बाकी उस वक्त तक तो हमारे साथ दवानी दावा होगा कि ये बात के पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या ये बात के रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये बात उसी वक्त मुमकिन है जब हम पावर में। तो जाहिर बात है कि जब दूसरे जो लोग पावर में आ गए, जो बोलते थे कि हम ऐसा करेंगे, वो पावर में आ गया, देख लिया लोगों ने। हम पावर में नहीं आए, इसलिए हम अभी तक हमारा सिर्फ दावा ही है। सर, मैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप उमर खालिद के वालिद हैं, एक आप तूफान से गुजर रहे हैं, और उमर खालिद के साथ साथ बेशुमार ऐसे हमारे नौजवान हैं, तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने एनआरसीसी में या दिल्ली के फसादात को रोकने के लिए काम किया था, लेकिन आज उन पर इल्ज़ाम है वो लोग बिना किसी गुनाह के जो है आज भी जेल में है। तो क्या वजह यह है कि कानून जो है चंद फिरका परस्तों की बांधी बनकर रह गया है, उनका गुलाम बनकर रह गया है? आखिर क्या वजह कि उनको रिहा नहीं हो पा रहे? देखिए, असल में ये जो मौजूदा हुकूमत है कितनी ही पावरफुल हो लेकिन इंतहाई डरपोक, इंतहाई कमजोर हुकूमत है, हर आवाज से डरती है। आप देख रहे हैं कि जो लोग भी ओकल होते हैं हुकूमत के खिलाफ में उनके खिलाफ कानून उन पे ईडी के छापे पड़ जाते हैं,
उनको सीबीआई की रेड हो जाती है, एनआईए उन पे वो करती है, रेड करती है और उनको जेलों में ढकेल दिया जाता है। तो ये इख्तिलाफ राय किसी भी जमहूरी मुल्क में बुनियादी हक होता है। हुकूमत के फैसलों की मुखालफत करना कानूनी हक है, जुर्म नहीं है, लेकिन आज वो जुर्म बन गया। तो ये जो लोग जेलों में गिरफ्तार हैं, उनका जुर्म सिर्फ ये है कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। तो ये जो मसला है वो सिर्फ मुसलमानों के साथ में नहीं हो रहा है, वो हर उस तबके के साथ में हो रहा है जो आवाज उठा रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सबमिट की है, उसने ये बताया कि हुकूमत ने जो एनआईए के और ईडी की रेट पड़ी है 95% अपोजिशन के लिए, 5% ही पावर पार्टी यानी हुकूमत की पार्टी और उसके अलाइज के लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस मुल्क में अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, आप इस मुल्क के अंदर उठने वाली आवाज़ों को दबाना चाहते हैं। जिस दिन ये आवाज़ें खत्म हो जाएंगी उस वक्त मोनार्की आ जाएगी, उसके बाद जो है वो ऑटोक्रेसी आ जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सर ये तो सरकार जो है दुश्मन है, मुल्क दुश्मन कहिए या मुस्लिम दुश्मन या और जितने सेकुलर बोलने वाले हैं, तो अदालतें कहाँ मजबूर हो रही है? कानून तो एक है, एक प्रोसेस है कि जहाँ पर बेगुनाह लोग हैं, कानून को या हमारे जजेस को नजर नहीं आ रहा है कि ये बेगुनाह है, उनको फौरन रिहा करना चाहिए। जजेस भी हमारे समाज से ही आते हैं, हमारे समाज का रुख जिस तरफ जाएगा उसी तरफ जुडिशरी का रुख भी जाएगा। देखिए असल में बीजेपी ने या आरएसएस ने जो काम किया है इस मुल्क में, उन्होंने हर जगह अपने लोगों को पेनिट्रेट किया है, अपनी मानसिकता को पेनिट्रेट किया है। अब मिसाल के तौर पे देखिए कि आप वो जानते हैं कि एक मुल्क में 91 में कानून बना था, वर्शिप एक्ट 1991 का। उस कानून की मौजूदगी में ज्ञान वापी मस्जिद के मसले को पहले ही उसमें रिजेक्ट कर देना चाहिए था, अदालत ने नहीं किया, अदालत ने। और देखिए चोर दरवाजे खोले जा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें जुडिशरी के ऊपर जो एतमाद है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अवाम का एतमाद, जो फैसले आ रहे हैं, चाहे वो फैसला अफजल गुरूर का हो, चाहे वो फैसला जो है वो आप रिसेंटली जो तीसरा सलवार साहब जो फैसला दिया गया था, या जो लोग भीमा कोरेगांव में बंद हैं, या जो लोग दिल्ली दंगों में बंद हैं, उनकी बेल तक को नहीं दी जा रही है। तो ये अदालतों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। देखिए जब स्टेट की तरफ से कोई जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो लोग अदालत कर जाते हैं। जिस दिन अदालत से लोग मायूस हो जाएंगे, एतमाद खत्म हो जाएगा, उस दिन समाज के अंदर इंतशार हो जाएगा, उस दिन समाज के अंदर जो है बगावत हो जाएगी। इसलिए इस स्टेट को भी समझना चाहिए कि अगर वो खिलवाड़ करेगी लोगों के इंसाफ के साथ में, तो फिर वो सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो श्रीलंका में। सब्र का पैमाना कभी भी लबरेज हो सकता है। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल, यूपी में जिस तरह का से मदारिस का सर्वे हो रहा है, किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, और खासतौर से मीडिया जो है मदरसों में घुस के जो है वो आतंकवाद का और दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, छोटे बच्चों से जनगणना पढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे, तो वहाँ इस सवाल निशान खड़ा कर दिया जा रहा है। इस पर क्या कहें? देखिए असल में ये जो है नेशनल एंथम, आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर जो इस तरह का हंगामा करते हैं गलत है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए एमपी भी नहीं पढ़ सकते, अगर आप उसे पढ़वाएं तो कई गलतियां करेंगे। और आपको मालूम चाहिए कि केरला में ऐसा भी एक फैसला दिया था हाई कोर्ट ने कि अगर वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक तबका नेशनल एंथम पढ़ा जाता है तो खड़ा नहीं होता है, बैठे रहता है। तो अदालत में केस गया और अदालत ने कहा कि नहीं, खड़ा होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इसको सार्कोसन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। जो बच्चे नहीं जानते उसको सिखाइए, पढ़ाइए, आप समझाइए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। और इस सर्वे पे लेकर हुकूमत का मंशा क्या नजर आता है आपको? मदारिस का जो सर्वे हो रहा है, हाँ। नहीं, हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। देखिए आप सिर्फ मदारिस का सर्वे क्यों करवा रहे हैं? आप पाठशालाओं का सर्वे करवाइए, आप दूसरे इंस्टीट्यूशन का भी सर्वे करवाइए। सिर्फ एक तरफा सर्वे करवाने का मतलब ये है कि आप पार्टिसन हैं, आपका रवैया सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी मबनी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दूसरा आशीष। जय हिंद, जय भारत।
अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे साथ महाराष्ट्र की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और इंडियन मिली काउंसिल के और बहुत सारी जमातों के जिम्मेदार हैं। आज इस मीटिंग में शरीक थे। इस मौके को कदीमत जानते हुए मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। एडवोकेट यूसुफ मछाला साहब, मछाला साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर हिंदुस्तान में, हमारे देश में, भारत में बहुत सारी पार्टियाँ, सेकुलर भी है, फिरका परस्त जमातें भी है, तो क्या वजह है कि WPI को जिस तरह से हमने सुना, आज कासिम रसूल रियासी साहब ने WPI का, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का तारुफ पेश किया, आप इनके नजरियात से कितना मुत्तफिक हैं? आई एम ग्लैड दैट आई पार्टिसिपेटेड। अच्छा हुआ कि मैंने आज की मीटिंग में शिरकत की और बहुत वाज़ेह तौर पर जनाब कासिम रसूल रियाज साहब ने ये हम सबको समझाया कि वहाँ पर जो हमारी जो ज़रूरत है वो ये है कि हमने अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस गंवा दी है, ताकि हमने इक़्तिदार को छोड़ दिया और पॉलिसी मेकिंग में हमारा कोई रोल नहीं रहा जी। हम बिल्कुल लावज़नी हो गए, जैसे उनके ज़बान में तो ये बहुत ही अहम मुद्दा उन्होंने उठाया। इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी शुड जॉइन द पॉलिटिकल पार्टीज, बट वी शुड हैव पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस सो दैट सिविल सोसाइटी के लेवल पे, सिविल सोसाइटी के लेवल पे हम एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बना सकें विदाउट जॉइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। यहाँ पर उन लोगों ने एक पहल करके एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की है और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है जी, ये पूरे जितने भी लोग पसमंदा है उन सबके हित के लिए, उन सबके मफाद के लिए वो लड़ रही है जी। तो ये दोनों वजाहत उन्होंने जो की वो अच्छी है, हालांकि इट इज़ इन इस इन्फेंसी, तो इसलिए उनके इतने बड़े कोई एम्बिशन भी नहीं कि आज के कोई इलेक्शन लड़े और सबके साथ जाके किसी के वोट कटाव की कोई पॉलिसी उनकी हो, ऐसा नहीं जी। द होल आइडिया इज टू क्रिएट द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एट द ग्राउंड लेवल जी, which is a very positive thinking and original thinking जी। I am totally in agreement जी। सर, जिस तरह से हिजाब और मदारिस के सर्वे का भी मामला चल रहा है, उस पर सर आप कुछ? हिजाब का काम मदारिस का सर्वे का है, मदारिस का और हिजाब को लेके भी कोई कंट्रोवर्सी? हिजाब के लिए तो केसेस चल रहे हैं और मदारिस के लिए तो सर्वे चल रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि मदारिस जो सर्वे, जो अवकाफ का जो सर्वे होना है जी, that is provided under the Waqf Act of 1995. That is a subsequent survey. Original survey and a subsequent survey. वो सारी लीगल टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने एक कहा है कि ये इतनी इनोसेंट लीगल एक्सरसाइज नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर ये लोग यूपी का जहाँ तक मामला है उसमें इन्होंने ये कहा है कि ऐसा कैसे हुआ कि कई प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के रजिस्टर में दाखिल हो गई पर वक्फ के रजिस्टर में नहीं है। तो यानी उनकी भी एक कोशिश की जाए कि वो उनको ये डिक्लेयर की जाए कि दिस आर नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टीज। अगर ये डिक्लेयर हो जाए कि वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं है तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल उस पर आ जाए। तो ये पूरी जो शिद्दत है वो यहाँ जो पूरी जो है सर्वे मदरसा के, लेकिन ये उन प्रॉपर्टी को करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे एंटर्ड है एज ट्रस्टीज एज वक्फ, बट इसमें नहीं आई जी, वक्फ के रजिस्टर में जी। तो उसको वो खोलना चाहते जी और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहते हैं जी। एक सवाल, आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से ज़मीनें जो है मदारिस जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, औकाफ की ज़मीनें हैं, क्या इसमें हुकूमत को मुदाखलत का हक़ है? हुकूमत को तो मुदाखलत का हक़ नहीं है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं विच हैज़ गॉट द सुपरवाइजरी अथॉरिटी, जस्ट एज द चैरिटी कमिश्नर हैज़ इन मुंबई और इन महाराष्ट्र ओवर द ट्रस्ट प्रॉपर्टीज, ताकि वक्फ की हर एक वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन अपने कानून के मुताबिक हो और जो कोई बेनिफिट उनके बेनिफिशियरीज तक पहुंचना चाहिए पहुंचे जी। ये मकसद से बनाए गए जी। तो उसमें गवर्नमेंट का तो कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता जी। मंशा तो है ना सर गवर्नमेंट की, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है कि वक्फ बोर्ड को अपने कब्जे में करके जी जी, ये दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल शिकनरी जी।
इसीलिए जो कहते हैं कि अगर हमारे हाथ में अगर इख्तिदार आए और एटलीस्ट नॉट पूरी इख्तिदार पर ऐसी पोजीशन में हम पहुँचे कि हम इख्तिदार को इन्फ्लुएंस कर सकें, जैसे कि उन्होंने कई रास्ते बताया कि पहले के तादा को भी हमने एक मरतबा इन्फ्लुएंस करके उसको रिवाइव नहीं होने दिया था और उसके बाद मेरे को पोटो लाया, पोटो के बाद पोटा किया, वैसे सब उन्होंने चाल चली, वो बात अलग है। पर लेकिन जब तक कि आप पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बना के इक़्तिदार पे प्रेशर नहीं डाल सकते तब तक तो पिटते रहे। तो कह रहे हो सकती है हुकूमत चाहे हमारी ना हो लेकिन हमें इक़्तिदार में हमें शामिल होना पड़ेगा। हमको ना इक़्तिदार पे प्रेशर बनाने के लिए हमारा इतना वजन होना चाहिए जी। वो वजन हम नहीं बना सकते जब तक कि हमारी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप ना हो, तब तक हम किसी भी इक़्तिदार को मजबूर नहीं कर सकते। जैसे कि कई उन्होंने काफ़ी उसके एग्जाम्पल्स दिए कि जब ये पॉलिटिकल प्रेशर्स लाए तभी मनरेगा बना, तभी राइट टू एजुकेशन बना, राइट टू इंफॉर्मेशन बना, वो सब बना। जी सही, शुक्रिया सर, आपने सर मीडिया से बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इब्राहिम शरीफ साहब, आप जैसे कि मुंबई के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं, आप मुंबई शहर में अपनी पार्टी को आवाम के बीच में कैसे लेके जा रहे हैं? देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है जी। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उनको आवाम के बीच आवाम के काम करने के लिए जाना होता है जी। और उनका एक अल्टीमेट मकसद जो होता है वो इलेक्शंस लड़ना होता है जी। तो इंशाल्लाह हम आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में कुछ सीटें लड़ेंगे। तो बुनियादी जो आपको क्या चीज़ें जो मुंबई शहर में होनी चाहिए, खासतौर से कॉरपोरेशन की हद में लेकर और रहते हुए, तो कौन सी बुनियादी चीज़ें जिस पर आप तवज्जो देंगे? देखिए, जहाँ तक कॉरपोरेशन का सवाल है, कॉरपोरेशन में हमारी नज़रों में 3 अहम मसले हैं जी। जिसमें से नंबर 1 जो है वो कॉरपोरेशन की जो स्कूल है जी। ये एक बड़ा मसला है जी। कि कॉरपोरेशन के पास बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पास हाईली पेड टीचर्स है जिनको ये मेरिट से लेते हैं जी। लेकिन अगर इनके पास कमी है तो शायद स्टूडेंट्स की कमी है जी। इनके पास स्टूडेंट्स दिन पर दिन कम जी। वेलफेयर पार्टी का ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि कैसे हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो स्कूल्स है उनको एक मेयारी स्कूल बनाएं। जी। इसके अलावा दूसरी अहम चीज़ जो है कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल्स है ये अगेन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉरपोरेशन के पास इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन आमतौर पर जब बम्बई के गरीबों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इंटरेस्ट पर पैसा लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ जाते हैं लेकिन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ नहीं जाते। क्या वजह क्या है उसकी वजह उनके साथ होने वाला बुरा सलूक, एम्प्लॉयज़ का रवैया, ख़ास तौर से लोअर क्लास एम्प्लॉयज़ का रवैया, उसके अलावा वहाँ पर की लंबी कतारें जी। और जितना उनके ट्रीटमेंट में वहाँ पर टाइम लगता है और जितना अनहाइजेनिक हमारा हॉस्पिटल है ये सब उनके मसले हैं जिसकी वजह से गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने इक्विपमेंट होने के बावजूद उस तरफ नहीं बढ़कर किसी तरह अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके इंटरेस्ट पर पैसा लेकर कुछ ना कुछ करके वो प्राइवेट नर्सिंग होम्स की तरफ जाता है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम इस लायक बनाएं कि गरीब आदमी सर उठाकर जब चाहे जिस वक्त चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाए और अपना इलाज कराए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सी शिकायतें भी आती है कि गवर्नमेंट के जो अस्पताल है वहाँ से बाकायदा मेडिकल स्टोर के साथ में और कुछ जो है लेबॉर्ट्री उनके साथ में उनकी मोनोपोली होती है, करप्शन का मामला भी यहाँ नजर आता है। तो उस पर तवज्जो देंगे आप कि वहाँ पर से मरीजों को लिख के दिया जाता है कि आप यहीं से आप चेकअप कराइए, इसी मेडिकल से दवा लीजिए, ये पूरा मामला क्या है, इस पर भी तवज्जो देंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हम इस पर तवज्जो देंगे। बल्कि यही नहीं, बीएमसी में जो तीसरा मामला है, तीसरा बीएमसी पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बीएमसी में स्कोप है, बीएमसी जो हमारे रोड्स बनाती है, हमारे इमारतों को परमिशन देती है और हमारे एरिया में जब गरीब लोग छोटे छोटे इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने घर को ग्राउंड +1 करते हैं, 2 करते हैं, तब बीएमसी के एम्प्लॉयज़ उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लूटते हैं।
जिनको इतनी हेवी सैलरीज मिलती है वो बहुत बड़े करप्शन में इन्वॉल्व है जी। ये हमारा एक अहम मुद्दा रहेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, यस, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो तो उनकी मजबूरी है कि वो 10 बाय 10 के घर में रह रहे थे, अब 10 साल गुजर गए, एक जनरेशन पड़ गई, उनको ग्राउंड प्लस 1 करना है या ग्राउंड प्लस 2 करना है। या तो गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाए कि वो कर ही नहीं पाए, जो गवर्नमेंट अगर चाहे तो जरूर कर सकती है, लेकिन ये गवर्नमेंट वो नहीं करती, हमारी कॉर्पोरेशन वो नहीं करती। परमिशन दिया नहीं जाता है, अगर परमिशन मांगा जाता है तो इतनी सारी शरायत है कि आम आदमी पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन आप एक लोकल कॉर्पोरेटर के नेटवर्क वाले कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ तो उसके पास बीएमसी का पूरा मैनेजमेंट मौजूद है, वो पूरे बीएमसी को ऐसे मैनेज करके आपका एक ह्यूज अमाउंट लेकर आपका कंस्ट्रक्शन करके देगा, पूरा सिस्टम मैनेज हो जाता है जी। और उसमें इस गरीब आदमी को जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1000 या 1200 पड़ना चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसको 2000 2500 तक पड़ता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा भी हमारे जो रोड्स बनते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी टेंडर्स होते हैं, हर टेंडर में ये करप्शन का मामला पाया जाता है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमें मिलती रहती है आए दिन, तो ये हमारा एक अहम मुद्दा रहेगा। और जो आपका मुंबई का जो कैडर है वो इस पर किस तरह से काम कर रहा है या काम करेगा? जी, हमने इस पर काम इस तरीके से करना शुरू किया है कि हमारे कैडर्स ने लोगों की कंप्लेंट पर ऑफिसर से मुलाकात करना शुरू की है, बल्कि हमारे एक कैडर ने कुर्ला एल वार्ड के एक ऑफिसर को सस्पेंड भी करवाया है जी इस करप्शन के मामले को लेकर। तो ऐसी बहुत सारी तैयारियां हमारी है। इंशाल्लाह अगर हमें जनता अगर मौका देगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, और पावर के साथ अगर हमें एक भी कॉरपोरेटर बन के मिल गया तो हम WPI मुंबई साबित करेगी कि कॉरपोरेटर कैसा होता है। ये 226 सीटों में इसे आपने टारगेट एक सीट का रखा है जी नहीं, तो ये तो एक बड़ा एग्जाम्पल किया कि अगर एक भी हम जीत गए तो हम 10 सीटों पर लड़ने का प्लान कर रहे हैं जी। कॉरपोरेशन में 3 सीटें मलाड से है, एक जोगेश्वरी से है, 2 सीटें कुर्ला से है, कुछ गोंडी से है। 10 सीटों पर हमारा प्लान है इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में। जो आपने इलाके गिनवाए अभी मेरे सामने, वो ज्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, तो क्या मुस्लिम वोटों पे ही टारगेट है आपका? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि फिलहाल जो हमारी सिचुएशन है इसमें हमारा टारगेट ये है, लेकिन हम हमारे बिरादर वतन को बहुत मोस्ट वेलकम रखा है हमने हमारी पार्टी में जी। हमारी पार्टी का ये मकसद है कि सारी कम्युनिटीज़ को साथ में लेकर चला जाए। जो अपने कम्युनिटी में आपकी कितने गैर मुस्लिम हैं? हमारी नेशनल टीम में अरुमुगम जो हमारे नेशनल तो है, बॉम्बे कमेटी में आपके कितने कमेटी हम अब बना रहे हैं। अच्छा। और बॉम्बे में ये पहली बार हम WPI के नाम से इलेक्शन लड़ने वाले हैं जी। और बल्कि हम आपके माध्यम से ब्रदर वतन को सबको इनविटेशन जाते हैं जो जिस एरिया से एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, बल्कि अदर कम्युनिटीज़ को हम ज़्यादा अच्छी तरह से वेलकम करना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि लोग आए, हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें और देखें कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी कैसी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया से बात करके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।